हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। और हम अपनी प्रस्तावना की वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। आज लास्ट पार्ट है, आज प्रस्तावना खत्म हो जाएगी। और हम इसमें टोटल 5 डायमेंशन है, मतलब 5 चीज़ें हैं। उसमें से मैंने 2 करवा दी हैं, संप्रभुता और समाजवादी। ठीक है, वो मैंने करवा दिया है। तो हम तीसरी, चौथी और 5वीं करेंगे। ठीक है, उसमें पद निरपेक्ष, लोक लोकतंत्र और गणराज्य, ये चीज़ आएंगी। उनको मैं सर को एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। जैसे मैंने पहले बताया था कि किसको किस बेस पे लेते हैं, कि समाजवादी को वो लोग आर्थिक आधार पे लेंगे। ठीक है, पंथ निरपेक्ष जैसे हो गया वो धर्म के आधार पे लेंगे। ऐसे ही गणराज्य हो गया वो हाँ, संवैधानिक प्रमुख के आधार पे लेंगे और किसका कार्यकाल कैसे रहेगा, ये सब हम बताएंगे। तो आज की वीडियो शुरू करता हूँ मैं। ठीक है, तो अभी तीसरा जो है वो सेकुलर। ठीक है, सेकुलर सेकुलर आजकल वर्ड खूब सुना भी होगा, चर्चा में रहेगा, सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म। ठीक है, तो इससे कहते हैं पंथ निरपेक्ष। ठीक, तो हाँ, अब जानते हैं। पहली बात तो ये जो सेकुलर वर्ड जो है, जब हमारा संविधान बना था उसके अंदर प्रस्तावना डाली गई थी, तब ये वर्ड नहीं था। ठीक है, ये वर्ड नहीं था। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, ये वर्ड उसमें ऐड किया गया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये नॉलेज वाली चीज़ भी कि कौन कौन से वर्ड जोड़े गए हैं। मैंने पहले बता दिया आपको, 3 वर्ड जोड़े गए थे। और किस स्वीकृति से जोड़े गए थे यही बता दिया गया था। और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे वही बता दिया मैंने। तो पिछली वीडियो में देखना और पढ़ना समझना। ठीक है, सेकुलर पंथ कहते हैं। हम इसको वैश्विक आधार लेते हैं इसका। ठीक है, कि दुनिया में सेकुलर का मीनिंग क्या है। ठीक है, इसके आधार पर लेते हैं। तो राज्य अगर हम बांटें, अगर हम किसी राज्य को देखते हैं, तो राज्य जो है अगर देखा जाए धार्मिक प्रवृत्ति पे, राज्य को बांटेंगे धार्मिक, तीन तरीके के लोग और राज्य मिल सकते हैं। आज मतलब देश, लोग भी मिल सकते हैं। ईश्वरवादी, ठीक है, मतलब इरिलीजियस, जो भगवान धर्म किसको नहीं मानते। ठीक है, इसके बाद ईश्वरवादी, जिसे कहते हैं रिलीजियस। तीसरे सेकुलर, जिसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। तो ये भी जानेंगे कि इंडियन ब्रांड ऑफ सेकुलरिज्म में और वेस्टर्न ब्रांड ऑफ सेकुलरिज्म में क्या अंतर है। ठीक है, तो हम जानते हैं। जैसे कि रिलीजन मतलब जो धर्म को ही नहीं मानता। ठीक है, जो धर्म को मानते हैं अथवा देश का संचालन धर्म के नाम पर ही होता है। मतलब कि अपनी नीतियां बनाने में इन सब चीज़ों में धार्मिक चीज़ों को बीच में ला सकते हैं। ऐसे देश में जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान, जो भी जैसे राष्ट्र ने अपने देश को एक धर्म से जोड़ा हुआ है, जिनके जैसे कि बोलते हैं कि मुस्लिम राष्ट्र है, तो उस तरीके से एक राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष धर्म को निजी स्तर पर मानते हैं। निजी मतलब मैं खुद का, मेरा धर्म है कोई, मैं निजी स्तर पर मानता हूँ। मानते हैं, ठीक।
परंतु देश के संचालन या शासन व्यवस्था में धर्म को बिल्कुल ना मानना। ठीक है, जब देश में कानून बनेगा तो धर्म के आधार पर नहीं बनेगा, इस हिसाब से मानेंगे। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे सीए हो गया उसमें लोग उंगली उठा सकते हैं कि ये धर्म के आधार पर, बिल्कुल भी धर्म के आधार पर नहीं है। इसमें जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनके लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और दूसरे देश के लोग हैं जो प्रताड़ित हो रहे हैं, और जिन देशों में धर्म की सत्ता है, जिन देशों में धर्म को एक बड़ा माना गया है, जिन देश में धर्म ही सब कुछ है, उसके नाम पे लोग अपने देश का संचालन करते हैं। तो इसीलिए उस देश से प्राप्त एजुकेशन को हम सराहना दे रहे हैं, स्थान दे रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग रह रहे हैं आके, तो वो मैटर अलग है, वो आगे जाके मैटर बताऊंगा, नागरिकता पढ़ाऊंगा तो उसमें वो आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे समझते हैं धर्मनिरपेक्ष क्या है। तो आप बोलोगे तो पंथ निरपेक्ष क्यों लिखा है? सेकुलर तुमने धर्मनिरपेक्ष लिखा है तो पंथ निरपेक्ष क्यों लिखा है? ये मेन वर्ड है, ये हमने अपनाया है। धर्मनिरपेक्ष वेस्टर्न है, रिलीजियस जो पाकिस्तान ऐसी कंट्री इन्होंने, और रिलीजियस कुछ कंट्री जो धर्म नहीं मानते ऐसे। ठीक है, तो इसे मिटा देता हूँ मैं। अब बताओ पंथ निरपेक्ष क्या है? वेस्टर्न ब्रांड ऑफ सेकुलरिज्म वर्सेस इंडियन ब्रांड ऑफ सेकुलरिज्म। मतलब कि वेस्टर्न सेकुलरिज्म क्या है और इंडियन सेकुलरिज्म अंतर क्या है। ठीक, इन लोगों ने जो अपनाया है वो देश में धर्मनिरपेक्ष ना क्या हुआ। ठीक, और हमने जो निकला हुआ है पंथ निरपेक्ष। ठीक, ठीक है, अब ये देश धार्मिक आधार पर मतभेद नहीं करेंगे। किससे? देश के लोगों से। ठीक, और पंथ निरपेक्ष क्या है? धर्म अथवा धर्म से निकले हुए पंथों के आधार पर भी मतभेद या भेदभाव अच्छा वर्ड है, भेदभाव नहीं करेंगे, इसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं भेदभाव कर लेना। समझ में आ गया होगा? हमारा देश क्या बहुत डाइवर्सिटी वाला है, मतलब बहुत विविधता है देश में। तो देश में विविधता है तो लोग जानते हो कि हमारे देश को पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। क्यों? और हमारी सबसे खासियत है हम पढ़ते ही नहीं दूसरे को, मानते ही दूसरे को, ये अच्छी बात है। तो फिर जैसे हमारा धर्म है, बौद्ध धर्म मान लिया, बौद्ध धर्म में क्या है? पिताम्बर और श्वेताम्बर, ये दो पंथ लिख ले। तो जो पंथ लिख ले, जैसे जैन में से और हिंदू धर्म में शरत्व लिख लेता है, वैष्णवत्व लिख लेता है, ये सारे जो पंथ लिख लें, इनके आधार पे भी आप लोगों को मतभेद या भेदभाव नहीं कर सकते देश के लोगों में। यहाँ तक हमारे देश ने अपना रखा है। और विदेशों में क्या धर्म के आधार पे नहीं करेंगे, बाकी पंथ होगा तो उसके आधार पर हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा है नहीं, उन्होंने इतना डिक्लेयर किया कि हम धर्म के आधार पर
नहीं करेंगे। हम पंथ के आधार पर भी नहीं, धर्म तो धर्म, हम पंथ के आधार पर, और हमने ज़्यादा प्रिसाइज कर दिया इस डेफिनेशन को और ज़्यादा अच्छे से वर्णित कर दिया इस डेफिनेशन को। यहाँ तक समझ में आया? तो इम्पोर्टेंट है दोनों चीज़ जानना कि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में क्या अंतर है। ठीक है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं पंथ निरपेक्ष है, हमारा डेफिनेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये हमसे सीखना चाहिए उन लोगों को। ठीक है, ठीक है। अब प्रस्तावना के अगले वाले वर्ड पे चलते हैं, डेमोक्रेटिक। मतलब लोकतंत्र। लोकतंत्र को इजी वर्ड में बताऊँ, साफ बहुत ज़्यादा इजी करके बताऊँ तो लोकतंत्र का मतलब है सारी अच्छी बातें होना। एक देश को चलाने के लिए और उसके मानवों का सर्वांगीण विकास करने के लिए, सर्वांगीण मतलब चारों तरफ का विकास, हर जगह का विकास सुनिश्चित करने के लिए लोकतंत्र का होना बहुत जरूरी है। सबसे इजी डेफिनेशन है, कोई रट्टे वाली बात नहीं है, सब कुछ सबसे इजी डेफिनेशन है कि सब कुछ अच्छा होना देश में, सारी चीज़ों को अच्छा करना, तो ये लोकतंत्र का मतलब होता है। ठीक है, तो लोकतंत्र हम करते हैं क्या होता है, संविधान में होता है, संविधान में कहता था मैंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं इसे। ठीक है, विधि का शासन होता है, ठीक ठीक है, विधि का शासन होता है। और जब सब कुछ अच्छा होगा तो न्याय मान लो, न्याय जरूरी है। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, ठीक है, जो भी न्याय है इसे मान लेते हैं। जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो लोकतंत्र में आती हैं, लोकतंत्र में आती हैं। तो ये हमको इससे पता लगता है कि लोकतंत्र की अच्छी अच्छी बातें क्या है। इसमें दो चार चीजें और ऐड कर सकते हो, जैसे कि लैंगिक न्याय, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है उसको हटाना, ठीक, वाक व अभिव्यक्ति की आज़ादी, मतलब बोलने अपनी व्यक्ति एक्सप्रेशन की आज़ादी होती है। तटस्थ नौकरशाही, मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं निष्पक्ष होते हैं, किसी के पक्षधर नहीं होते कि सरकार किसी के भी वो अपना काम ईमानदारी से करेंगे। ये लोकतंत्र के इसके पैमाने हैं, यानी फीचर्स हैं लोकतंत्र के। ठीक है, पहलू से कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र चुनाव, ठीक, यहाँ पर डेमोक्रेटिक खत्म होता है, मतलब सीधे मैंने पहले समझा है, जितनी भी अच्छी बातें सारा इसमें आगे होती हैं। तो लोकतंत्र का मतलब होता है सारे देशों के लिए होना। धार्मिक न्याय बोल सकते हो, ये भी न्याय जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे वो भी आपको लोकतंत्र बोलते हैं, पर यहाँ उनको धार्मिक न्याय बिल्कुल भी नहीं है। आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान में हिंदुओं की मैरिज अगर वो अपने रिचुअल से करते हैं तो वो उनके में मान्य नहीं है, ऐसा रूल था। हिंदुओं की मैरिज, जो वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं, उनकी मैरिज वो मानते नहीं थे। वो कहते थे कि ये इस्लाम के द्वारा उसके विधि विधान से नहीं हुई है, तो इसे कहता है धार्मिक न्याय। हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसको जिस मजहब से जिस तरीके से शादी करनी है वो कर सकता है। तो ये हमारे देश की खूबसूरती है, और लोकतंत्र न्याय, धार्मिक न्याय इसे ही कहते हैं। ठीक है, तो इतना आप देख लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, लास्ट पुस्तक बताया तो इसे कहते हैं रिपब्लिक। गणराज्य, ठीक, इसको हम देखते हैं संवैधानिक प्रमुख के तौर पे। ठीक है, किसी भी राज्य में संवैधानिक प्रमुख, विधान मतलब सबको बराबर का अधिकार मिले
देश की शासन व्यवस्था में या संचालन में। ठीक, संविधान प्रमुख मतलब अब 2 आधार पर आ जाएगा ये, तो राजतंत्र में मान लेते हैं कैसा होगा, और गणराज्य या गणतंत्र में, गणराज्य या गणतंत्र में देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, वंशानुगत होता है। राजा का बेटा राजा बनेगा, मतलब एक पीढ़ी होगी, अगली पीढ़ी उसकी राजा या उसका प्रमुख बनेगा। संविधान प्रमुख मतलब राजा मान सकते हैं, जहाँ पे राजतंत्र में राजा बोलते हैं, हमारे देश में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो ही बोलते हैं, जिस तरीके से व्यवस्था अपनाई होगी। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाई होगी तो राष्ट्रपति सबसे अहम होगा, अगर वैसे अपनाई होगी तो हमारी जैसे होगी। ठीक है, तो हमारा में क्या है, जब राजा होगा तो राजा का बेटा होगा वो दूसरा राजा, उसकी पीढ़ी चलती रहेगी तो उसे कहते हैं राजतंत्र वंशानुगत से चलेगा। ठीक है, संविधान प्रमुख। और ये क्या होता है, निर्वाचित, ये जो होता है निर्वाचित होगा। ठीक, ठीक है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो, जैसे राष्ट्रपति ने मान लिया, भला अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित तो है, हमारे सांसदों ने चुना है और हम सांसदों को हमने चुना, तो एक तरीके से डायरेक्ट लोग, एक तरीके से तो निश्चित कार्यकाल होगा इनका। निश्चित कार्यकाल, यहाँ निश्चित कार्यकाल नहीं होगा। ठीक है, ये सारी बातें, तो इसको इतना ही समझते हैं। संविधान के तौर पर राज्य में राजतंत्र भी होता है और राज्य भी होता है, मतलब ऐसा हो कि निर्वाचित हो देश का मुखिया, उसका कार्यकाल निश्चित हो, पब्लिक चुने तो उसे गणराज्य कहते हैं। ठीक है, मनसा राजतंत्र पता ही है, जो राजा के द्वारा चलती आ रही जो व्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी प्रस्तावना खत्म होती है। मैंने बताया था प्रस्तावना में 3 चीज़ें 42 में संविधान संशोधन के 1976 में इसमें ऐड की गई थी। जैसे कि ऐड पहली की थी वो सोशलिस्ट समाजवादी, फिर की गई थी सेकुलर पंथनिरपेक्ष, और फिर अखंडता की गई थी। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से तो ये प्रस्तावना यहाँ पे खत्म है। अगर आपको थोड़ा और डीप नॉलेज चाहिए होगी, वैसे जरूरत नहीं है, इतने में बहुत है, बस सब कुछ आ जाएगा इतने में। अगर फिर भी आपको चाहिए कि कॉन्सेप्ट बन जाएगा यहाँ पे और वही बन जाएगा, फैक्ट्री बन जाएंगे, दोनों बन जाएंगे। तो आपको फिर भी चाहिए, फिर भी मन नहीं मान रहा, पढ़ने का ज़्यादा मन कर रहा है, तो किताब उठा लेना, पढ़ लेना, बहुत सारी है। डी वासु में ज़्यादा प्रेफर करूँगा क्योंकि वो एक अच्छा लेखक है, उन्होंने कंसेप्चुअल बेस पे समझाया सब कुछ। एम लक्ष्मीकांत बहुत लोग पढ़ते हैं, पर फैक्ट पढ़ना था एम लक्ष्मीकांत, और वैसे कंसेप्चुअल बेस और फैक्ट दोनों चाहिए तो डी वासु बहुत बढ़िया किताब है, अगर टाइम मिले तो। वैसे ये इनफ है, जितना पढ़ा रहा हूँ इनफ है, ये सब कर जाएगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उद्देशिका में निहित गणराज्य के बारे में उसके विशेषणों से व्याख्या कीजिए। तो ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और रिवाइजन जरूरी है, रिवीजन नहीं करोगे, इकट्ठा करोगे तो बोझ पड़ेगा, जरूरी है रिवीजन करना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब रिवीजन में लग जाएं, क्योंकि जितना पढ़ा रहा हूँ उसको सारा रिवाइज करते रहें, पेपर आएगा तो अच्छा रहेगा, करने में ईजी रहेगा। तो थैंक यू, और जय हिंद, भारत माता की जय।